आज हम पढ़ेंगे भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा, व्याकरण ठीक है। समाज में रहने के कारण क्या हुआ, हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, अपने मन में उठ रहे भावों और विचारों को एक दूसरे को बताने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, वो माध्यम कौन सा है? भाषा। यानी कि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपने मन में उठने वाले भावों को और विचारों को तथा दूसरों के मन में उठने वाले भावों और विचारों को सुनते हैं और समझते हैं, लेकिन सिर्फ भाषा के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो जो भाषा शब्द है, ये भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। संस्कृत की भाष, ठीक है, इस धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ क्या है? व्यक्त वाणी। इसका अर्थ है व्यक्त वाणी, जिस वाणी को व्यक्त किया जाए। ठीक है, जिस वाणी को बताया जाए। आई बात समझ में सबके अंदर? यानी कि क्या है कि व्यक्त, इसकी परिभाषा क्या हो गई भाषा की? कि व्यक्त वाणी के रूप में, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है। व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या होती है, सबको समझ में आ गई? ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, अपने मन में उठने वाले भावों और विचारों को बताने के लिए जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? व्यक्त वाणी। अर्थात व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति होती है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार हैं, सबको पता होगा। भाषा के दो प्रकार हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। ठीक है, तीसरा अर्थ भी बताते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है, जो कि संकेतों के द्वारा समझी जाए। ठीक है, लेकिन सांकेतिक भाषा भी मान्य नहीं है, व्याकरण में उसको मान्यता नहीं दी गई है। आई बात समझ में? इसलिए हम भाषाओं के दो प्रकार पढ़ेंगे, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? जिसको हम बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, और लिखित भाषा क्या होती है? जिसको कि हम लिखकर प्रकट करते हैं। आई बात सबके समझ में? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। अगला अपना पॉइंट है मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। ठीक है, अंतर इतना मतलब सीधा और सरल है कि आपको सिर्फ सुनने से और एक बार देखने से याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहला इसका अंतर है कि मौखिक भाषा में वाक्य क्या होते हैं? मौखिक भाषा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं।
छोटे होते हैं, ठीक है, जबकि लिखित भाषा में बड़े। दूसरा पॉइंट है, मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है। मौखिक भाषा क्या है? स्वाभाविक होती है। और लिखित भाषा कृत्रिम। और ठीक है, तीसरा क्या है कि मौखिक भाषा में स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है। स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है, ठीक है, जबकि लिखित भाषा में नहीं। जबकि लिखित भाषा में नहीं। चौथा पॉइंट है अपना, मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, ठीक है, जबकि लिखित भाषा क्या होती है? स्थिर होती है। जबकि लिखित भाषा स्थिर। मौखिक भाषा सदैव ताजगी से युक्त रहती है। मेरे साथ साथ इसको पढ़ते भी रहना, ठीक है, याद हो जाएगा। ताजगी से युक्त रहती है, जबकि लिखित भाषा प्राचीनता से युक्त रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? पांचों पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे। अब है भाषा की इकाइयां। ठीक है, फर्स्ट है ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को, प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहा जाता है। और मौखिक भाषा में ध्वनियों का ही प्रयोग होता है, ठीक है, मौखिक भाषा में ध्वनियों का ही प्रयोग होता है। दूसरा इसका होता है, दूसरी इसकी इकाई है वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक
ठीक है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे मान लो, जैसे ये क है, ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ये व्यंजन है और व्यंजन हमेशा आधे रहते हैं, ठीक है। जब उनमें स्वर मिलते हैं तब व्यंजन पूरे होते हैं। तो अगर मान ले हम क में क प्लस अ कर देते हैं, ठीक है, तब ये बराबर जाकर क बनता है। आ गई बात समझ में? हम इस क के टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन इस क के टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि ये आधा है। आधा क्यों है? नीचे इसमें हलंत लग रहा है, ठीक है। अगली इकाई अपनी तीसरी है शब्द। शब्द किसको कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो क प्लस म प्लस ल, ठीक है, ये वर्ण है, इनका सार्थक समूह क्या हो गया? कमल। आगे समझ में? तो कमल क्या बन गया? शब्द बन गया। अगली अपनी इकाई है पद। इसमें क्या होता है? विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। या फिर जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाए तो उसे पद कहते हैं। आगे बात समझ में? शब्द क्या होता है? जैसे मान लो ये कमल है, ये क्या है? ये एक शब्द है, ठीक है, लेकिन हम जब इस कमल का एक वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो ये पद बन जाएगा। आई बात समझ में? जैसे मान लो मैंने लिखा कि राम ने रावण को मारा, इन शब्दों के आगे क्या है? विभक्ति लगी हुई है, ने और को चिन्ह आगे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये राम और रावण क्या हो गए? मारा क्या हो गया? ये शब्द से पद बन गए। जब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर दिया गया तो ये पद बन गए। शब्द जब अकेला होता है तो उसे शब्द कहते हैं, जब वही शब्द वाक्य में उसका प्रयोग कर लिया जाता है तो वो पद बन जाता है, ठीक है। पद के बाद में अगली अपनी इकाई है वाक्य, ठीक है। जैसे शब्द क्या थे? शब्द क्या थे? वर्णों का सार्थक समूह। शब्द किसे कहते थे हम? वर्णों के सार्थक समूह को। तो वाक्य किसे कहेंगे? शब्दों के सार्थक समूह को। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का एक साथ समूह हो और वो सार्थक हो, मतलब उनका अर्थ निकले, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा आज हमारी परीक्षा है, यहाँ पर एक से ज्यादा शब्द है, समूह हो गया इसका, और हर किसी एक का अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो ये सार्थक शब्दों का सार्थक समूह क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। ये हमारा भाषा खत्म। अब स्टार्ट करेंगे हम व्याकरण, ठीक है। व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है
जो किसी भाषा के शुद्ध लिखने व बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। ठीक है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और शुद्ध रूप से बोलना सीखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में है व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कह लो, विभाग कह लो। ठीक है, अंग भी कह सकते हैं और विभाग भी कह सकते हैं। पहला अपना है वर्ण विचार। पहला अंग व्याकरण का है वर्ण विचार। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है? वर्णों का आकार, उच्चारण, वर्गीकरण और उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया। प्रक्रिया का पता चलता है या जानकारी होती है। यानी कि वर्ण विचार में क्या क्या आ गया? वर्णों का आकार आ गया, कैसे लिखा जाता है, उसका उच्चारण किया कैसे किया जाता है, वर्गीकरण मतलब वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, और वर्णों के मेल से शब्द निर्माण कैसे होते हैं, ये सारी बातें वर्ण विचार के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद आता है अपना शब्द विचार। व्याकरण के अंग 4 होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ। व्याकरण के अंग 4 होते हैं, ध्यान रखना। लिख देती हूँ, बाद में कंफ्यूजन हो जाए मान लो। चार अंग या विभाग। शब्द विचार में क्या आता है कि इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, रचना, वर्गीकरण, इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, रचना, वर्गीकरण और शब्दों के प्रकारों का उल्लेख होता है। शब्दों की उत्पत्ति, उसकी रचना कैसे की जाती है, उसका वर्गीकरण कितने प्रकार का किया गया है, उसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, संरचना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। फिर आगे तीसरा है अपना पद विचार। इसके अंतर्गत पद के भेद,
वह पद निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख होता है। ठीक है, चौथा है अपना वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के भेद, रचना, संश्लेषण, विश्लेषण और वाक्य निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख होता है। ठीक है, अब अपनी लिपि, ये अपना व्याकरण खत्म हो गया। अब है अपनी लिपि। ध्यान क्या रखना आपको कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने विभाग है, वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है, पद विचार क्या है या वाक्य विचार क्या है, इनके अंतर्गत क्या क्या आता है, ये चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन भी आपके इन्हीं के ऊपर ही बनेंगे। ठीक है, फिर अपनी अगली है लिपि, यानी कि जब मौखिक भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो जो ध्वनियां हैं उनको एक लिखित चिन्ह दे दिए गए। जैसे मैंने क बोला तो इसका लिखित चिन्ह, इस क को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, उनको लिखित चिन्ह दे दिए गए। इन चिन्हों को ही लिपि कहा गया है। तो लिपि किसे कहते हैं? ध्वनि संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा क्या है कि किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आगे बात समझ में? ये लिपि हो गई। अब जैसे सब भाषाओं की क्या है, अपनी अपनी भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। जैसे मान लो संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी और कोंकणी, इनकी लिपि क्या है? देवनागरी। इन सारी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। ठीक है, उर्दू की फारसी है, अंग्रेजी की रोमन है और पंजाबी की गुरुमुखी है। इन भाषाओं की ये लिपियां हैं। अब अपना है कि भारत की जो सबसे प्राचीन लिपियां है, ठीक है, भारत की जो सबसे प्राचीन लिपियां है वो है ब्राह्मी, और ये पहली, और दूसरी है खरोष्ठी। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, या फिर ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, और ये दोनों भारत की प्राचीन लिपियां हैं। अब हमारी हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, ठीक है। फर्स्ट इसकी है कि यह दाईं से बाईं ओर
लिखी जाती है। दूसरी है उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। अनुनासिक व अनुस्वार ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह है। ठीक है, अनुनासिक तो क्या होता है, इसे कहते हैं, और अनुस्वार किसे कहते हैं, इस बिंदी को। ठीक है, फिर आगे है यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग होता है। शिरोरेखा का प्रयोग होता है। शिरोरेखा क्या होती है, ये ऊपर खींची हुई लाइन, हम शब्द लिखकर जो ऊपर लाइन खींचते हैं उसको शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, छठी है इसकी विशेषता वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। अक्षर क्या है, सुडौल व गोलाइयों से युक्त है। गोलाइयों से युक्त है। जैसे मान लो हमारे स्वर व्यंजन है, हर किसी में सब में गोलाई है। चाहे से आप कुछ भी लिख के देख लो, क देख लो, ये गोलाई हो गई, ये गोलाई हो गई। ख लिख के देख लो, ये गोलाई हो गई, ये गोलाई हो गई। ग लिख लो, कोई भी वर्ण लिख लो, सब में गोलाइयां होगी। और अक्षरों में क्या है, सुडौलता है। हर किसी वर्ण में चाहे तुम घ लिख लो, घ कुछ भी, ये घ लिख लो, ये गोलाई हो गई। थ लिख लो, यहाँ पर भी गोलाई हो जाती है। हर वर्ण हर स्वर में गोलाई है। ठीक है, चाहे तुम ई लिखोगे तो ऐसे गोलाई आ जाएगी, उ लिखोगे तो गोलाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, हर चीज हमारी इसमें गोलाइयों से युक्त है। ठीक है, और वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। 1 मिनट, हाँ आप ही लिख लो, वर्णों की स्पष्टता है। सारे वर्ण जो है वर्णों में स्पष्टता है। ये अपना चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आपके याद करने का है। समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो बता दो, भाई मैडम ये चीज समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत किसी को? करवा दिया मैंने। एक तरह से आपका ऑनलाइन में पहली बार दे रही हूँ, इसलिए रिकॉर्डिंग करवाना जरूरी था, लेकिन आपका इससे क्या हुआ, रिवीजन हो गया है। ठीक है, तो एक बार आप खुद अच्छे से पढ़ लेना, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। याद करने का आसान तरीका है, एक चीज को 2-3 बार बिल्कुल दिमाग लगा के पढ़ लिया करो। ठीक है, समझ में आ जाएगी और फिर तुम आराम से इजीली लिख सकते हो। ठीक है, बाय सबको बेटा, बाय बेटा।